पश्चिम बंगाल के बर्धमान से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कोयले की खदान में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि 5 लोग कोयला चोरी करने वहां पहुंच गए थे, जिनमें 4 कोयले की खदान में दब गए और उनकी जान चली गई, जिसके बाद कोयले के नीचे दबे उनके शवों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले पुलिस और प्रशासन की टीम को वहां जुटी भीड़ को दूर करना पड़ा। इसके लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई, जिसने मिट्टी के ढेर को अपने रास्ते से हटाने के बाद कोयले के नीचे दबे शवों को एक एक कर बाहर निकालने में मदद की। बाद में चारों लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। राजस्थान में जगन गुर्जर नाम के एक डकैत की कांग्रेस विधायक को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में डकैत जगन गुर्जर ने विधायक को जान से मारने की धमकी दी और दावा किया कि कांग्रेस विधायक ने उसके साथ मिलकर बीजेपी के एक नेता की हत्या की साजिश रची थी। प्रशासन रोक, जब पता पड़ा मोन ली 5 मिनट के लिए मैं तुझे तमाशा दिखा दूंगा जगन गुर्जर कौन होते हैं। इसके बाद कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो डकैत जगन गुर्जर को चुनौती देते दिखे। चूहे की तरह डर कर बैठ चुका है, अगर इसमें हिम्मत है तो आए ना छोड़े, मुकाबला करने के लिए क्यों नहीं आता। डकैत जगन गुर्जर की धमकी का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। सहयोग करने वाले और वीडियो वायरल करने वालों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही जगन गुर्जर उसकी गिरफ्त में होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और लेफ्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था, जिनमें बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और लेफ्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम भी शामिल था। लेकिन अगले ही दिन सीपीआईएम के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि उन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ है। पता चला कि इससे पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बयान दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई, लेकिन अगर ऐसा है तो वो ये पुरस्कार लेने से इनकार करते हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय की ओर से सुबह ही उनके घर पर फोन किया गया था और बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी ने फोन उठाया था, जिन्हें इसकी जानकारी दी गई थी, और तब उन्होंने पुरस्कार लेने से मना नहीं किया था। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। खास बात यह रही कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस बार 75 विमानों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया और आसमान में उड़ान भरकर इन विमानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। फ्लाई पास्ट में सबसे पहले 5 मी-17 हेलीकॉप्टर आए, जिनके बाद चिनूक हेलीकॉप्टरों ने राजपथ के ऊपर उड़ान भरी। उनके पीछे आ रहे सारंग हेलीकॉप्टर ने तिरंगा फॉर्मेशन बनाकर आसमान में रंग बिखेरे। इस बार के फ्लाई पास्ट की एक और खास बात ये रही कि पहली बार विमानों के कॉकपिट से तस्वीरें ली गईं, जिन्हें देखकर लोगों ने खूब तालियां बजाईं। इसके बाद आसमान में एक साथ 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने अपना जलवा दिखाया। उनमें एक विमान को फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह उड़ा रही थी, जो रफाल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। वहीं राजपथ पर मौजूद लोगों को उस वक्त शानदार नजारा देखने को मिला जब 3 सुखोई विमानों ने त्रिशूल फॉर्मेशन बनाकर आसमान में खतरनाक करतब दिखाए, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखते रह गए। सुखोई के बाद फ्लाई पास्ट में शामिल 17 जगुआर विमानों ने उड़ान भरी। उन्होंने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आसमान में इस अंक की आकृति बनाई, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। गणतंत्र दिवस की परेड में तीनों सेनाओं की झांकियां भी निकाली गईं, जिनके जरिए सेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक से बढ़कर एक हथियार, टैंक और मिसाइलों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक ड्रोन के गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए, जो इस कार्यक्रम में निकाली गई एक झांकी में शामिल हुए थे। तभी उनके ऊपर आसमान से उड़ता हुआ ड्रोन आकर गिर गया, जिससे वो दोनों घायल हो गए। ये देखकर उनके साथ झांकी में शामिल दूसरे कलाकार उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। तब तक वहां मौजूद पुलिस के जवान भी उनके पास पहुंच गए। फिर सबने मिलकर उन्हें सहारा दिया और उठाकर गाड़ी में बैठाया। इसके बाद तुरंत उन दोनों को अस्पताल भिजवाया गया। थोड़ा सर में चोट आई है, महिला और एक पुरुष है, तो उसको यहाँ महाकौशल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। इस हादसे की वजह से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। हर साल की तरह इस बार भी रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में राजपथ पर हुई, लेकिन इस साल राजपथ में बड़ा बदलाव देखने को मिला। वहां सड़क किनारे दोनों तरफ लाल रेत की जगह नए फुटपाथ बना दिए गए, जिससे पैदल चलने वालों के लिए 12 से 15 किलोमीटर तक की दूरी का लंबा रास्ता बन गया है। उन फुटपाथ पर सड़क किनारे 900 से ज्यादा लाइट पोस्ट लगाई गई हैं और राजपथ के किनारे बहने वाली नहर में 16 नए पुल बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, वहां लाल ग्रेनाइट के पत्थर की 422 बेंच भी लगाई गई हैं। उन लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है जो वहां गाड़ियों से पहुंचते हैं। उनके लिए पार्किंग की जगह बढ़ा दी गई है। अब वहां 500 बसें और 1000 से ज्यादा कारों के पार्क होने की जगह बन गई है। यही नहीं, पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए 4 नए अंडरपास भी बनाए गए हैं।
इसके अलावा राजपथ में पानी की निकासी के लिए भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। सौभाग्य की एक बात यह कि राजपथ में ये सभी बदलाव सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किए गए। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के करीब 3 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसी प्रोजेक्ट के तहत राजपथ को भी नया रंग रूप दे दिया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खास पहनावे में नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड की टोपी और मणिपुर का गमछा पहना। प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा के लिए पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। और 73वें गणतंत्र दिवस पर भी प्रधानमंत्री का पहनावा सुर्खियों में रहा। इस बार उन्होंने सर पर उत्तराखंड की टोपी और गले में मणिपुर का गमछा पहना। पीएम ने सर पर उत्तराखंड की जो टोपी लगाई उसकी खासियत थी उस पर बना ब्रह्म कमल। ये वही फूल है जिसे प्रधानमंत्री केदारनाथ में पूजा के दौरान चढ़ा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जो टोपी पहनी उसे देखकर देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की याद भी आ गई, क्योंकि वो अक्सर इसी तरह की टोपी पहने नजर आते थे। प्रधानमंत्री के ये टोपी पहनने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया और राज्य की संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। गणतंत्र दिवस पर केवल प्रधानमंत्री की टोपी नहीं बल्कि उनके गमछे ने भी लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि उन्होंने मणिपुर का पारंपरिक बुना हुआ गमछा पहना। इस गमछे का नाम लीरमफी है। पीएम पिछले साल दिसंबर के महीने में जब वाराणसी गए थे तो उस समय भी उन्होंने ऐसा ही गमछा पहना था। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले अमित शाह ने दिल्ली में जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि जाट समुदाय के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर तो हमला किया ही, लेकिन जयंत चौधरी पर उनका रुख नर्म रहा। यह मुलाकात सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई, जिसमें जाट समुदाय के करीब 100 नेता शामिल हुए। अमरोहा, बुलंदशहर, खुर्जा, दादरी, नोएडा, अलीगढ़, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हर जगह से जो नेता हैं आए हैं यहाँ पर। इन नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह को जाट समुदाय के लोगों के अंदाज में पगड़ी पहनाई गई। इस दौरान इन लोगों ने जाट एकता के नारे भी लगाए। दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार अभियान की रणनीति का खाका तैयार किया और कार्यक्रम में शामिल नेताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान जाट समुदाय के नेताओं ने अमित शाह के सामने अपनी मांगें रखी, जिनमें जाट आरक्षण और गन्ने के दाम से जुड़ी मांगें शामिल हैं। आज जिस खबर ने सियासी गहमागहमी तेज कर दी वो है आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर बीजेपी का नर्म रुख। खबर है कि अमित शाह ने जयंत के अखिलेश के साथ जाने पर हमदर्दी जताई। यही नहीं, मुलाकात के बाद बाहर आए प्रवेश वर्मा ने संकेत भी दे दिया कि आरएलडी चाहे तो वो बीजेपी के साथ आ सकती है। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। बीजेपी ने भले ही चुनाव के बाद संभावना तलाशने का इशारा किया, लेकिन जयंत इस मूड में नहीं दिखे। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि न्योता मुझे नहीं, उन किसानों के परिवारों को दीजिए जिनके घर उजड़ गए। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इस चरण में पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर जाट समुदाय के वोटर अहम माने जाते हैं, क्योंकि यूपी के इस इलाके में उनकी आबादी करीब 17% है। जाट समुदाय के वोटर पश्चिमी यूपी की करीब 120 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं, जिनमें 30 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर ये निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरण में चुनाव होना है और जाट समुदाय के वोटरों पर हर पार्टी की नजर है। चुनाव से पहले यूपी की मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी तादाद में अवैध हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि चुनाव में इन हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को अवैध हथियार समेत दबोच लिया। बताया गया कि इसके लिए मेरठ पुलिस की एक टीम ने गुप्त सूचना पर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां उन्होंने पिस्तौल बनाते हुए कुछ लोगों को पकड़ लिया। और जब पूरी फैक्ट्री की तलाशी ली गई तो उन्हें वहां से कई पिस्तौल और कारतूस भी मिले, जिन्हें पुलिस थाने में ले आई और फिर अवैध हथियारों के इस बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश होने का दावा किया। वोटर्स को टेरराइज करने के लिए या अवैध रूप से लोगों को आतंकित करने के लिए प्रयोग किए जा सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह संभल पुलिस ने भी अवैध हथियारों की फैक्ट्री में छापेमारी कर वहां से कई हथियार बरामद किए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने के मुद्दे पर खूब बवाल हुआ। हिंदू वाहिनी नाम के संगठन ने इस टावर पर गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराने का ऐलान किया था और जैसे ही इस संगठन के कार्यकर्ता जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन अपनी जिद पर अड़े हिंदू वाहिनी नाम के संगठन के समर्थक पुलिस वालों से खुद को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाने लगे। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। वहां हंगामा कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को एक एक कर हिरासत में ले लिया गया।
पुलिस को इस बवाल का अंदेशा पहले से ही था, जिसे देखते हुए जिन्ना टावर के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए थे। लेकिन आंध्र प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विरोध किया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस मामले में हुई गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। बीजेपी ने अदिति सिंह को रायबरेली सदर सीट से टिकट दी है और उन्होंने इसी सीट से कांग्रेस की महासचिव और यूपी चुनाव में पार्टी को फिर से खड़ा करने की कवायद में जुटी प्रियंका गांधी को लड़ने की चुनौती दे डाली। आपने प्रियंका गांधी को भी चुनौती दी कि वो लड़ रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ लें रायबरेली से, वो चुनौती अभी भी कायम है आपकी? अगर वो आके लड़ना चाहें, जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर वो आके लड़ती तो मैं कहा जरूर लड़ें। लेकिन कांग्रेस ने अदिति सिंह को मौका परस्त बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के साथ रहने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अदिति सिंह से मैं कहना चाहता हूं, आप वो स्वार्थी लोग हैं जो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि अगली बार क्या हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। न्यूज 18 से बातचीत में अदिति सिंह ने यह दावा भी किया कि राहुल और प्रियंका को सिर्फ चुनावों के वक्त ही रायबरेली की याद आती है। उत्तराखंड कांग्रेस की कलह फिर खुलकर सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को रामनगर सीट से टिकट मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी से बगावत के संकेत देते हुए इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी और इसके लिए रणजीत रावत ने तैयारियां भी शुरू कर दी। उन्होंने कांग्रेस दफ्तर से अलग रामनगर में अपना कार्यालय खोल दिया और समर्थकों के साथ एक बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के भी संकेत दे दिए। मतलब आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अगर कोई सम्मानजनक सहमति नहीं होती है। वहीं हरीश रावत ने साफ किया कि वो रामनगर सीट से ही मैदान में उतरेंगे। ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? मैंने तो कह दिया, नामांकन की तिथि भी बता दी। बताया गया कि रणजीत रावत को मनाने के लिए हरीश रावत की तरफ से कोशिशें भी जारी हैं। वायरल वीडियो पर घिरे उत्तर प्रदेश की मेरठ दक्षिण सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी ने सफाई दी। एक दिन पहले उनका एक वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें आदिल चौधरी अपने समर्थकों से बातचीत के दौरान भड़काऊ भाषण देते नजर आए थे, जिसके वायरल हो जाने के बाद उन्होंने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी। मैंने कहा था कि बदला जनता लेगी। जो कोरोना काल में जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिन लोगों को दवाइयां नहीं मिली। लेकिन इस सीट से आदिल चौधरी को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार सोमेंद्र तोमर ने उन्हें निशाने पर ले लिया। कहीं ना कहीं ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर समाजों को तोड़ने का काम करते हैं। इससे पहले आदिल चौधरी ने एक जनसभा करते हुए ये विवादास्पद बयान दिया, जिसका वीडियो बीजेपी ने जारी किया था। सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। खबर है कि पुलिस वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच कर रही है। कच्चे तेल की कीमतें पिछले करीब 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 2014 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह यूएई के तेल के ठिकानों पर विद्रोहियों के हमले तो हैं ही, इसके अलावा यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका को भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह माना जा रहा है। दिसंबर के बाद से अभी तक कच्चा तेल करीब 30% तक महंगा हो चुका है, जिसके बाद कच्चा तेल $88 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। लेकिन जानकार ये भी अनुमान जता रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें आने वाले कुछ महीनों में $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का 84% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। मतलब कच्चा तेल महंगा होने का सीधा मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई उछाल नहीं आया है। दीपावली पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की थी। उसके बाद से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पूरे देश में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सौभाग्य की बात है कि नवंबर में दिवाली के बाद कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से गिरने लगी थीं। कच्चा तेल $68 तक चला गया था। इसीलिए कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद अभी तक भारत में पेट्रोल डीजल पर कुछ खास असर नहीं पड़ा।